चलने में वो थकान नहीं होती है। ठीक है, बैठेंगे जब चल के तब वो थकान उत्पन्न होगी, लेकिन अगर हम अनवरत चलते रहे तो शायद हमें इतनी थकान ना हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं ज्योति मिश्रा लेकर के आई हूँ अपनी क्लास, जिसमें हम आने वाले सेमेस्टर के लिए पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए ज़्यादा उपयोगी होंगे, क्योंकि हमारी अब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेज ख़त्म हो चुकी हैं, और जो आने वाली क्लासेज हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, गृह प्रबंध का गृह प्रबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है गृह प्रबंध। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। गृह से तात्पर्य घर, और प्रबंध से व्यवस्था। ठीक है, यहाँ जैसे है आय की व्यवस्था ऑप्शन में दिया है, तो आय की व्यवस्था तो करनी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ गृह पूछ रहा है, व्यय की व्यवस्था, बजट की व्यवस्था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीधा ऑप्शन ए हमारा सही है, घर की व्यवस्था। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का कार्य है। ठीक है, तो अधिक्रम, नव प्रवर्तन, पहल और कार्य का विभाजन। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा प्रबंध का कार्य है। तो चाहे ये अधिक्रम है, चाहे ये नव प्रवर्तन है, चाहे ये पहल है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, ये कोई भी प्रबंध से हमारा रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, चाहे अधिक्रम हुआ, चाहे नव प्रवर्तन, इसमें परिवर्तन की बात है। ये पहल है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी चीज को मतलब शुरुआत करने की चीजें हैं। तो यहाँ हम कार्य का विभाजन, आंसर डी है हमारा राइट आंसर। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गृह प्रबंध है, गृह प्रबंध क्या है पूछ रहा है। तो यहाँ पे है घर को ढंग से रखना, घरेलू समस्याओं को हल करना, भीतरी साज सज्जा रखना, उद्देश्य पूर्ति हेतु संसाधनों का प्रबंध। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, घर को ढंग से रखना भी गृह प्रबंध है, लेकिन संपूर्ण गृह प्रबंध नहीं है। ठीक, घरेलू समस्याओं का हल करना ये भी प्रबंध में है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है, डी इज द राइट आंसर। इसमें क्या है, इसमें उद्देश्य पूर्ति हेतु संसाधनों का प्रबंध, मतलब कि ये संपूर्ण गृह की बात कर रहा है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गृह प्रबंध एक है मानसिक प्रक्रिया, मानवीय प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया या तकनीकी प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे मानसिक प्रक्रिया, जब हम घर का प्रबंध करते हैं, ठीक है, कार्यों का निर्धारण करते हैं, तो इसमें क्या है कि हम पहले सोचने का कार्य करते हैं। ठीक है, मानवीय प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया, तकनीकी प्रक्रिया। तकनीकी भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हम इसमें कोई भी टेक्निकल चीजें नहीं यूज कर रहे हैं। यांत्रिक भी नहीं हो सकता, हम इसमें कोई औजार वगैरह या कोई भी यंत्र का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मानवीय प्रक्रिया भी नहीं हो सकती, ये एक मानसिक प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम सोच रहे हैं, और सोच के हम क्या कर रहे हैं, कार्यों का निर्धारण या कोई भी योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था को मानसिक प्रक्रिया किसने कहा है। ठीक है, तो इसमें है ए इज द राइट आंसर, ग्रास एवं कैंडल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह व्यवस्था के कितने चरण स्पष्ट किए हैं। ठीक है, तो गृह व्यवस्था के चरण हैं हमारे अ, तीन हैं। ठीक, आयोजन, नियंत्रण,
और मूल्यांकन। ठीक है, ये हमारे जो 3 तत्व हैं, ये हमारे गृह व्यवस्था के चरण हैं। ठीक है, जब हम कोई भी घर की चीज़ों की व्यवस्था करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का आयोजन करते हैं। उसको नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। ठीक है, उसको संचालित करते हैं और जब वो योजनाएँ हमारी क्रियान्वित हो जाती हैं तो फिर क्या करते हैं, हम उसका मूल्यांकन करते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि आप घर बनवा रहे हैं, ठीक है? तो पहले क्या किया आपने, निर्णय लिया कि आप घर बनवाएँगे, आयोजन हुआ, ठीक है? उसका नियंत्रण हो रहा है, मतलब कि कहाँ से ईंट आएगी, कहाँ से सीमेंट आएगा, कहाँ से छड़ आएगा, कैसे बनेगा, क्या इसमें पैसे लगेंगे, ठीक है? और हम मूल्यांकन फिर करेंगे कि घर अच्छा बना या नहीं बना, ठीक है? तो ये गृह व्यवस्था या किसी भी तरह की व्यवस्था हो, मैंने एक उदाहरण दिया है, ये किसी भी तरह की व्यवस्था हो, इसमें क्या है, गृह व्यवस्था के ये 3 चरण हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध है। प्रबंध क्या है, प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, तकनीकी प्रक्रिया है या ए और बी दोनों है। ठीक है, तो प्रबंध क्या है, जैसे हम किसी भी चीज को कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए हम कोई भी काम करेंगे तो हम पहले एक आयोजन करेंगे ना कि हाँ ये मुझे करना है। तो उसका जब हम मतलब निर्णय ले रहे हैं या उसको करने के लिए योजना बना रहे हैं या प्रबंध कर रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी प्रक्रिया, तो सिर्फ प्रक्रिया तो करते नहीं हैं, ठीक है? कोई तकनीकी कार्य ये भी नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है? कह रहा है ए और बी, तो ए तो है ही नहीं, तो हमारा क्या है, बी इज द राइट आंसर। मतलब हम इसमें मानसिक रूप से सोच रहे हैं कि हम किस तरह से किसी कार्य को करेंगे, ठीक है? हमारा नेक्स्ट है, गृह व्यवस्था व्यवहारिक विज्ञान है। कथन है ग्रास एवं क्रैंडल का, ठीक है, निकिल एवं डार्सी का, रट का, आर एच कोटजिन का। ठीक है, तो हमारा डी इज द राइट आंसर, आर एच कोटजिन का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा 9वां है, गृह प्रबंध के चरण हैं। ठीक है, नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। तो हम जब कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम किसी भी कार्य में नियोजन भी करते हैं, मतलब योजनाएं बनाते हैं, नियंत्रण भी करते हैं कि उनको किस तरह से क्रियान्वित किया जाए और मूल्यांकन भी करते हैं कि हमारा कार्य सही हुआ या नहीं हुआ। तो डी इज द राइट आंसर। ये सारे जो है हमारे गृह प्रबंध के चरण हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट है, निर्णय प्रक्रिया का स्थान होता है केवल आयोजन में, केवल नियंत्रण में, केवल मूल्यांकन में या ये सभी। तो निर्णय प्रक्रिया कह रहा है कि जब हम काम करते हैं तो क्या होता है कि हमें किसी भी काम के बाद एक निष्कर्ष तो होना ही है, चाहे वो पढ़ ही रहे हो तो निष्कर्ष रिजल्ट होता है ना एग्जाम के बाद, उसी तरह से मैं पूछ रहा है निर्णय प्रक्रिया का स्थान होता है केवल आयोजन में, ठीक, क्या आयोजन में ही निर्णय निकल जाएगा? नहीं। नियंत्रण में? बिल्कुल नहीं। केवल मूल्यांकन में? नहीं। तो ये तीनों जब मिलेंगे तो क्या होगा? हमारा निर्णय प्रक्रिया सफल होगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा नियोजन का एक तत्व नहीं है? तत्व नहीं है, ठीक है। उद्देश्य, नीति, सिद्धांत, रणनीति। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी नियोजन करते हैं या कोई भी चीजें बनाते हैं, तो हम एक उद्देश्य निर्धारण करते हैं सबसे पहले कि हमको करना क्या है, ठीक है। फिर नीतियां बनाते हैं कि मतलब किस तरीके से हम उस कार्य को करेंगे, ठीक है। सिद्धांत निर्धारित करते हैं, लेकिन जो हमारी रणनीति है ये इसमें से नियोजन का पार्ट नहीं है, ये अलग चीज है, ठीक है। तो हमारा क्या है, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ये निगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं आ रहा है, तो हमारा डी क्या है, राइट आंसर है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण किसके समान है? कार्य योजना, मूल्य उद्देश्य, निरीक्षण और मूल्यांकन। ठीक है, नियंत्रण क्या है, निरीक्षण के ही समान है, ठीक। सी इज द राइट आंसर। कैसे कि जब भी हम कोई भी चीज को नियंत्रित कर रहे हैं या क्रियान्वित करने के लिए उसको हम
योजनाएं बना रहे हैं चरणबद्ध तरीके से, तो क्या करते हैं, उसको निरीक्षण करते हैं। तो नियंत्रण क्या है, निरीक्षण। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। मूल्यांकन के प्रकार, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि मूल्यांकन के कौन से प्रकार हैं, सापेक्ष, निरपेक्ष, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा सी क्या है, हम जब मूल्यांकन करते हैं सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों तरीके से करते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूल्यांकन व्यवस्थापन प्रक्रिया का कौन सा चरण है। ठीक है, कह रहा है कि मूल्यांकन जो हम कर रहे हैं वो हमारा कौन सा चरण है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो क्या करते हैं, एक निष्कर्ष निकालते हैं या किसी काम के अंत तक पहुंचते हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, प्रथम चरण पूछ रहा है कि जब कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले प्रथम चरण क्या है, आयोजन है। ठीक है, दूसरा नियंत्रण है। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा क्या है, नियंत्रण है, क्रियान्वयन है। ठीक है, उसके बाद आता है मूल्यांकन। तो किसी भी कार्य का अंतिम या गृह व्यवस्थापन का अंतिम चरण क्या है, मूल्यांकन है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम आगे चलते हैं। गृह व्यवस्था के उत्प्रेक्षक तत्व हैं मूल्य, लक्ष्य, स्तर। ठीक है, तो गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व क्या होते हैं, हमारा कोई भी काम है। ठीक है, तो मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ठीक है, हम किसी भी तरह से गृह व्यवस्था का कार्य करते हैं तो हम इन तीनों प्रेरक तत्वों पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या है, डी इज द राइट आंसर। क्या है, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारकर ने मूल्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, दो। ठीक, सामाजिक स्वीकृति जैसे मूल्यों को अधिक मान्यता दी जाती है, सामाजिक स्वीकृति जैसे मूल्यों को अधिक मान्यता दी जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि जैसे जो मूल्य सामाजिक रूप से स्वीकृत होते हैं वो कैसे मूल्य होते हैं जिनको हम अधिक मान्यता देते हैं। तो इसमें कह रहा है परंपरागत स्तर, परिवर्तनशील स्तर, नमनीय स्तर, ए और बी दोनों। ठीक है, तो परिवर्तनशील जो मूल्य होंगे क्या सामाजिक रूप से उनको मान्यता दी जाएगी, जी नहीं। नमनीय भी नहीं। तो हमारे जो परंपरागत मूल्य हैं जो परंपरा से चलते आते हैं, क्या होता है, इन्हें ही हम अधिक मान्यता देते हैं। सामाजिक रूप से उन्हीं चीजों को स्वीकार किया जाता है जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हो। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है, व्यक्तिगत डॉट डॉट व्यक्तिगत होते हैं और ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, यहाँ मूल्य होगा। ठीक है, मूल्य क्या है, व्यक्तिगत होते हैं और ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का जो भी मूल्य है, जो भी उसने अपने लिए निर्धारित किया है, वो क्या है, व्यक्तिगत है हमारा, और क्या है कि ये ग्रहण करने के योग्य है। ठीक, तो ए इज द राइट आंसर। 19वां हमारा क्वेश्चन है, क्रियात्मक और कल्पनात्मक मूल्य का वर्गीकरण दिया है पारकर ने। ठीक, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्य की विशेषता क्या है, मूल्य की विशेषता। ठीक, ऐच्छिक व संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं, ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, मापा नहीं जा सकता, ए और बी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो मूल्य होते हैं, जैसे कि कोई भी किसी भी परिवार का मूल्य हो या अपना खुद का मूल्य है जो हम निर्धारित करते हैं कि मुझे यही करना है या ऐसे करना है, तो इसमें कह रहा है ऐच्छिक व संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। जो भी मूल्य हम निर्धारित करते हैं वो हमारी इच्छा से होते हैं और हम क्या करते हैं, उससे संतुष्टि प्राप्त करते हैं। ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं। तो यहाँ ये दोनों हमें सही मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
आगे चलते हैं। कौन सा एक आंतरिक मूल्य है? शिल्प विज्ञान में रुचि। ठीक, बी इज द राइट आंसर। मूल्य है बड़े तथा छोटे, आंतरिक और बाह्य, साधनात्मक और परंपरागत, या ये सभी। तो मूल्य क्या होते हैं? छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, आंतरिक रूप से होते हैं जो हम मन में ठानते हैं, या बाह्य भी होते हैं, साधनात्मक होते हैं, और परंपरागत भी होते हैं। कुछ जो हमारी परंपराओं के हिसाब से मूल्य निर्धारित होते हैं, कुछ जो हम अपने साधन के हिसाब से निर्धारित करते हैं। ठीक, तो ये सारे ऑप्शन क्या है? सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। भोजन पकाना है। भोजन पकाना कह रहा है कि भोजन पकाना किस तरह का लक्ष्य है? दीर्घकालीन है, अल्पकालीन है, परंपरागत है, अंतःसाध्य है। ठीक, तो क्या है? खाना बनाना कुछ देरी का काम है ना, 1 से 2 घंटे का। तो ये हमारा अल्पकालीन लक्ष्य है। बी इज द राइट आंसर। कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूरगामी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति, अल्पकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति, या आकस्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति। ठीक है, तो जो हमारे दूरगामी लक्ष्य हैं, जैसे कि हमने निर्णय लिया है कि मैं अपने जीवन में इंजीनियर बनूंगी या जो भी बनूंगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या है? पहले हम अपने छोटे छोटे जो लक्ष्य होंगे, जैसे मुझे बीटेक करना है या सेमेस्टर की परीक्षा पास करनी है, तो ये छोटे छोटे लक्ष्य हैं, इनको ही पूरा करके हम क्या करेंगे? दूरगामी लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। तो इसमें क्या है? बी है ना, अल्पकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कह रहा है, लक्ष्य अंतिम बिंदु है, यह कथन किसका है? निकेल एवं डार्सी, जीपी सैरी, पार्कर, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हमारा ए, निकेल एवं डार्सी, ए इज द राइट आंसर। लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, 5। तो लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारा जो लक्ष्य है अल्पकालीन। ठीक है, अल्पकालीन। दूसरा है मध्यकालीन, और तीसरा अंतिम। ठीक है, 3 हमारे लक्ष्य होते हैं। ठीक है, तो आंसर जो सी है, राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, मध्यवर्ती लक्ष्य की ओर कौन से लक्ष्य जाते हैं? दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन, या मध्य अंत लक्ष्य। तो डी जो है, मैंने अभी बताया ना कि 3 तरह के लक्ष्य होते हैं, तो कह रहा मध्यवर्ती लक्ष्य की ओर। तो मध्यवर्ती ओर क्या जाएगा? मध्य अंत लक्ष्य जाएगा। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। कौन से लक्ष्य अस्थाई होते हैं? दीर्घकालीन, अल्पकालीन, मध्यवर्ती, या मध्य अंत लक्ष्य। तो दीर्घकालीन लक्ष्य क्या होते हैं? लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, अल्पकालीन कुछ समय तक, मध्यवर्ती मध्यम समय तक, और मध्य अंत इन्हीं के बीच का है, मध्यवर्ती के। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अस्थाई क्या होता है? दीर्घकालीन लक्ष्य, जो हम लंबे समय तक उसको किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हम क्या करते हैं? लंबे समय तक जब हम कोशिश करते हैं, या कोई भी कार्य पे हम, जैसे कि हम अभी बताएं कि हमें इंजीनियर बनना है, तो हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे जो हमारे सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं, बीटेक है, या जो भी डिग्रियां हम ले रहे हैं, तो क्या है कि ये दीर्घकालीन लक्ष्य को पाने का तरीका है। ठीक है, तो ये अस्थाई होते हैं। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। कह रहा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किन लक्ष्यों द्वारा दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं? ठीक है, कह रहा है कि किन लक्ष्यों द्वारा दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं? अल्पकालीन, मध्यवर्ती, ठीक है,
अल्पकालीन या मध्यवर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे दीर्घकालीन लक्ष्य हैं, उनको हम पाने के लिए क्या करते हैं, हम छोटे-छोटे स्टेप में प्रयास करते हैं। जैसे कि हमें कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है तो पहले हम क्या करते हैं, शून्य से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि कह रहा है अल्पकालीन या मध्यवर्ती जो चीज़ें हैं हमारी, ठीक है? हम कोई भी चीज़ हमको करना है तो हम छोटे से शुरू करते हैं और मध्य क्रम तक उसको ले जाते हैं। वही लक्ष्य क्या होते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। तो आंसर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है? कह रहा है लक्ष्यों की विशेषताएँ हैं, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, समय पर आधारित है, परिवर्तनशील है या ये सभी। ठीक? लक्ष्यों की विशेषता क्या है? ये क्या होती हैं? ये हमेशा अ, जो है चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है? ये समय पे आधारित होती है, ये परिवर्तनशील है। जैसे कि अगर हम कोई भी लक्ष्य बना रहे हैं, चाहे घर का निर्माण करना है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है, हमें उसकी विशेषता क्या है? ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। आज कुछ है लक्ष्य, कल कुछ हो जाएगा। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है? कि हम जॉब पाएँ, जॉब पा जाएँगे तो हमारा लक्ष्य क्या होगा, हम घर बनवाएँ, घर बन गया तो क्या हो जाएगा, कुछ और करें, ठीक है? तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लक्ष्यों की क्या विशेषता है कि ये हमेशा अनवरत चलते रहते हैं, समय पे आधारित होते हैं, मतलब समय के आधार पे क्या होते हैं, ये बदल जाते हैं, परिवर्तनशील भी होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना? नेक्स्ट, कौन-सा तत्कालीन या अल्पकालीन लक्ष्य है? ठीक, तत्कालीन या अल्पकालीन लक्ष्य है। कह रहा है मकान बनवाना, उच्च शिक्षा, गृह सज्जा, उपरोक्त सभी। ठीक, मकान बनवाना, अगर हम कोई मकान बनाने का काम शुरू करेंगे, तो हमें क्या एक दिन में बन जाएगा? जी नहीं। मकान बनवाने के लिए साल 2 साल तो लगता ही है। उच्च शिक्षा हम अगर कर रहे हैं तो इसमें भी समय लगेगा। अगर सिर्फ ग्रेजुएशन की ही डिग्री लेते हैं तो 3 साल, ठीक है? पीजी कर रहे हैं तो 2 साल, बीएड कर रहे हैं तो 2 साल। मतलब उच्च शिक्षा में भी क्या है, हमारा लंबा समय लग रहा है। लेकिन गृह सज्जा अगर हमें करना है तो आज हमने डिज़ाइन तैयार किया, कल हम उसको फटाफट चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें कह रहा है तत्कालीन या अल्पकालीन लक्ष्य क्या होगा? तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट है लक्ष्यों की विशेषता है, ठीक? अवलोकन किया जा सकता है, कार्य करने के तरीकों को बताते हैं, गतिशीलता होती है, उपरोक्त सभी, ठीक है? तो लक्ष्यों की विशेषता है कि लक्ष्यों को क्या किया जा सकता है? समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, उसका अवलोकन किया जा सकता है, ठीक है? कार्य करने के तरीकों को बताते हैं, गतिशील भी होते हैं, मतलब कि डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? वस्त्रों की धुलाई है, आवश्यकता, लक्ष्य, दीर्घकालीन, तत्कालीन, साधन समाप्ति, ठीक? तो इसमें वस्त्र को धुलना क्या है? तत्कालीन लक्ष्य है, आज मेरे वस्त्र गंदे हैं, मुझे धुलना है, धुल दिए, खत्म हो गए बात, ठीक? ये तत्कालीन लक्ष्य है, ओके? नेक्स्ट है हमारा, साधनों की विशेषता है, सभी साधन सीमित होते हैं, साधन परस्पर संबंधित होते हैं, साधनों का वैकल्पिक उपयोग संभव है, ये सभी, ठीक? तो साधनों की विशेषता क्या है? साधन सीमित होते हैं, ठीक है? परस्पर संबंधित भी होते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ें हैं, तो एक निश्चित मात्रा में ही एक व्यक्ति को प्राप्त हो सकती हैं, संबंधित होते हैं किसी न किसी चीज़ से, ठीक है? वैकल्पिक उपयोग उनका संभव है, तो तीनों ही सही है, तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा, संगीत, बागवानी तथा सिलाई है। भौतिक साधन, मानवीय साधन, ए और बी अमानवीय साधन, ठीक है? तो संगीत, चाहे बागवानी, चाहे सिलाई, ये चीज़ें क्या हैं? ये मानव ही ना यूज़ करते हैं, तो ये मानवीय साधन हुए, ठीक है? बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, थकान का प्रकार नहीं है। सामाजिक शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, नीरस थकान, सामाजिक थकान। शारीरिक थकान होता है, ठीक? हम कोई भी काम करते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि थकना ही है।
मनोवैज्ञानिक थकान, जब हम कोई भी चीजें जैसे हम पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं मेंटली प्रेशर लेते हैं तो हम मानसिक रूप से थक जाते हैं। ठीक है। नीरस थकान, जब किसी चीज से उबते हैं तो थक जाते हैं। तो ये जो सामाजिक थकान है, ये थकान का माध्यम इसमें नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन नकारात्मक है, नहीं किया है, तो हमारा डी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थकान दूर करने के उपाय। ठीक है। कार्य में परिवर्तन, कार्य के प्रति रुचि जागृत करना, कार्य कौशल विकसित करना, उपरोक्त सभी। तो जब हम थकते हैं तो क्या करते हैं, मान लीजिए हम कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। कार्य के प्रति रुचि जाहिर करें, उसको अगर हम इंटरेस्ट लेके करें तो हमें थकान नहीं आता है। कार्य कौशल विकसित करना, अगर हम उस चीज को करना सीख लें, जैसे कि जिस चीज में हम पारंगत ना हो उसमें हम पारंगत होने का प्रयास करने लगे तो हमें इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं, तो हमारा डी यहाँ पे सही होगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अत्यधिक थकान उत्पन्न करने वाला कार्य नहीं है। नकारात्मक क्वेश्चन है। ठीक है ना। टीवी देखना, हाथ पैर फैलाना तथा झुकाना, चलना, भार उठाना। ठीक है। जब हम टीवी देखते हैं तो जिस भी हम पोजीशन में हो, चाहे बैठे हो चाहे लेटे हो, जब हम गर्दन को उठाते हैं तो क्या होता है, हमारे गर्दन में दर्द होता है। ठीक है। हाथ फैलाना तथा झुकाना, मतलब इसमें भी क्या होता है, ऊर्जा का व्यय होता है। ठीक है। भार उठाने में भी ऊर्जा का व्यय होता है। लेकिन जब हम चलते हैं तो क्या होता है, हमारा काम, हमारा शरीर क्या होता है, एक ही तरह का मूवमेंट करता है, और उसमें हमें इतनी जो इन सब चीजों में थकान होती है, चलने में वो थकान नहीं होती है। ठीक है। बैठेंगे जब चल के, तब वो थकान उत्पन्न होगी। लेकिन अगर हम अनवरत चलते रहे तो शायद हमें इतनी थकान ना हो। तो यहाँ पे अत्यधिक थकान उत्पन्न करने वाला कार्य नहीं है चलना। ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह प्रबंध के तहत मूल्यांकन कितने प्रकार से किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे बी, ठीक है, दो तरह से किया जाता है। पहला आंतरिक मूल्यांकन, और दूसरा क्या है, बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन। ठीक है। यहाँ पे हमारा बी इज द राइट आंसर। ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है चार तरह से, छह तरह से, तीन तरह से, तो यहाँ पे हमारा दो तरह से ही राइट आंसर होगा। जब हम किसी भी कार्य का मूल्यांकन करते हैं तो एक आंतरिक एक बाह्य, दो तरह से करते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अत्यधिक शारीरिक थकान उत्पन्न करने वाला कार्य नहीं है। कपड़े धोना, सफाई करना, इस्त्री करना, पत्रिका पढ़ना। ठीक। तो यहाँ पे कपड़े धोएंगे अगर हम, तो हाथों में दर्द होगा, खंगालने में, पीठ में दर्द होगा, सफाई करने में भी एनर्जी लगती है। ठीक है। इस्त्री करने में भी हम झुक के या फिर बैठ के ही प्रेस करते हैं तो हो सकता है। लेकिन अगर हम पत्रिका पढ़ रहे हो तो वहां पे क्या होता है, हमारा स्ट्रेट रहता है सिर, तो यहाँ पे थकान नहीं होगा। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय संसाधन होते हैं। ठीक है। यहाँ कह रहा है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, और ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे मानवीय संसाधन है, तो जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना, तो मानवीय संसाधन प्रत्यक्ष होते हैं और अप्रत्यक्ष होते हैं, दोनों ही तरह के होते हैं। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट है, साधनों को मानवीय तथा अमानवीय साधनों में किसने विभाजन किया है। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रास एवं कैंड्रल, निकिल एवं डार्सी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ए इज द राइट आंसर, ग्रास एवं कैंड्रल ने। ठीक है। परंपरागत स्तर हैं, स्थिर, लोचमय, सुविधाजनक, फॉर्मुलेटिव। ठीक है। तो परंपरागत स्तर क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। यहाँ पे ए इज द राइट आंसर।
कह रहा है यहाँ पे बाजार, बैंक, परिवहन, पार्क संबंधी सुविधाएं हैं। मानवीय, भौतिक, व्यक्तिगत इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो भी ये सुविधाएं हैं क्या है, मानवीय, भौतिक या व्यक्तिगत तीनों में नहीं आती हैं। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है थकान के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो थकान 3 तरह का होता है, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और एक और है, सॉरी इसका हम नेक्स्ट में बताएंगे। 3 तरह के होते हैं। निकेल एवं डार्सी के अनुसार स्तर का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है? 1, 3, 4, 2। 3 तरह से होता है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार स्तर का वर्गीकरण किया जा सकता है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, इनमें से कोई नहीं। तो 2 भागों में कर सकते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गृह प्रबंध के उद्देश्य हैं। यहाँ परिवार होगा, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति, गृह कार्यों में कुशलता पूर्वक संपन्न करना, सीमित आय से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उपरोक्त सभी। तो गृह प्रबंध का उद्देश्य यहाँ पे क्या है? परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी है, कुशलता पूर्वक संपन्न करना भी है, ठीक है, और सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी है। तो यहाँ पे सभी सही है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अस्तर मूल्य का कौन सा भाग है? तो अस्तर मूल्य का प्रत्यक्ष भाग है। ठीक है ना, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा अस्तर मूल्य के मापक होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से होती है। अस्तर मूल्य के मापक होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से होती है, और ये हमारी किसी वस्तु में रुचियों की मात्रा और प्रकार निर्धारित करते हैं। ये निर्धारित करते हैं कि इनमें हमें कितना संतोष प्राप्त हुआ। ठीक है, जो ये हमारा कथन है ये किसका है? निकिल एवं डार्सी, क्रेग एवं रस, रट का, ग्रास एवं क्रैंडल का। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये निकिल एवं डार्सी का कथन है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, हम नेक्स्ट चलते हैं। माँ बच्चे के बीच प्रेम होता है। ठीक है, यहाँ पे माँ बच्चे के बीच जो प्रेम है वो क्या होगा? आंतरिक, साधनात्मक, आदर्शात्मक या आर्थिक। ठीक है, इन चारों में माँ बच्चे का प्रेम क्या है? आंतरिक रूप से हो रहा है ना, तो ए इज द राइट आंसर। ना ही ये साधनात्मक होता है, ना ये आदर्शात्मक होता है, ना ही ये आर्थिक मूल्य पर आधारित होता है, ये आंतरिक रूप से होता है। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है लक्ष्यों की उत्पत्ति का स्रोत है मूल्य, स्तर, मूल्य एवं स्तर, स्थितियां। ठीक है, तो अगर हम लक्ष्यों की उत्पत्ति का स्रोत अगर हम देखें तो होगा मूल्य। ठीक है ना, मूल्यों को निर्धारित करके ही हम क्या करते हैं? लक्ष्यों तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मानवीय मूल्य है धर्म, सामाजिकता, योग्यता का विकास या ये सभी। मानवीय मूल्य, ठीक है, मानवीय मूल्य क्या है? धर्म भी है, सामाजिकता भी है, योग्यता का विकास भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये तीनों है तो हमारा डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट किस मूल्य को लक्ष्य मूल्य भी कहते हैं? किस मूल्य को लक्ष्य मूल्य भी कहते हैं? आदर्शात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, आंतरिक मूल्य या साधनात्मक मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे लक्ष्य मूल्य क्या है? साधनात्मक मूल्य है जो हमारा, ये हमारा
लक्ष्य मूल्य होगा, क्योंकि जब हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो क्या करते हैं, हम साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो साधनात्मक मूल्य के माध्यम से हम क्या करते हैं, लक्ष्य मूल्य को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परंपरागत स्तर होते हैं रूढ़िग्रस्त, स्थिर, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित, या ये सभी। तो जो हमारी परंपरागत चीजें हैं वो रूढ़ियों से बधी हुई भी हैं, स्थिर भी हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चल भी रही हैं, ठीक है। कोई भी एक प्रथा है तो क्या है, वो रूढ़िगत है, स्थिर है और पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल रही है। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, घर की सजावट व परिसज्जा के मुख्य उद्देश्य हैं क्रियात्मक सुंदरता, क्रियात्मकता, अभिव्यक्ति, या ये सभी। घर की सजावट व परिसज्जा के मुख्य उद्देश्य, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जब हम घर की सजावट करते हैं या परिसज्जा करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसको सुंदर बनाना, उसको क्रियात्मक दिखाना, उससे अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करना। ये तीनों ही सही है, तो यहाँ पे आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गृह सज्जा के उद्देश्य हैं, ठीक। गृह सज्जा का उद्देश्य क्या है, सुंदरता, अनुपात, लय, औपचारिक अनौपचारिकता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे सुंदरता भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे अनौपचारिकता ही लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। रूट ने कला के कितने मूल तत्व बताए हैं, 5, 6, 7, 8। तो 7, ठीक है। रूट ने कला के 7 तत्व बताए हैं, ठीक है ना। तो सी इज द राइट आंसर। कला के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत आते हैं रेखाकार, बनावट, नमूना, प्रकाश, रंग, स्थान, या ये सभी, ठीक है। तो रेखाकार, बनावट, नमूना, प्रकाश, रंग और स्थान, ठीक है, और ये सभी। तो जो अभी रूट के अनुसार जो हमारा था ना, अभी इसके पहले जो हमारा ये क्वेश्चन आया है प्रीव्यू, इसमें रूट ने कला के कितने सिद्धांत बताए हैं, 7। वो 7 सिद्धांत हमारे यही हैं, रेखा, आकार, बनावट, नमूना, प्रकाश, रंग और स्थान, ठीक है। तो ये यही 7 तत्व हैं और कला के ये यही प्रमुख तत्व भी हैं। तो ये क्या है, ये सभी सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। हमारा अंतिम प्रश्न है, कला के तत्व नहीं है रेखा, दिशा, अनुरूपता, आकार, ठीक। तो अभी जो हमने 7 तत्व पढ़े उसमें रेखा भी आई, अनुरूपता भी आई, आकार भी आया, लेकिन ये दिशा नहीं आई, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, ये निगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिशा को ही मानेंगे, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हमारा आज का सीरीज यहीं पे खत्म होता है, और आप इसको देखिए और समझिए, पढ़िए, और हाँ, अपने सलाह और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए, और जो इसमें गलतियां हो उसको कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास भी करिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।